हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 10th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये 30 एंड 31 ऑफ अगस्त को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 1 पर एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया, और आज का ये जो सेशन है हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सारे एमसीक्यूज को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो आपका जो पेपर होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड होता है, जिसमें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जो सारा कंटेंट है आपको 3 लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करते हैं, हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी। तो आपको ये सारा कंटेंट हम एक जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। तो यहाँ पर आपको हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर रखी। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल गिवन है। सो हियर साइंटिफिक नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस और बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, सोशल बिलीव्स। सोशल बिलीव्स मीन सोसाइटी की बिलीव्स, वो चीजें जिन पर सोसाइटी बिलीव करती है। सो हियर जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और यू कैन से वेयर डू वी गो आफ्टर डेथ। सो यहाँ पर इन सारी चीजों पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते हो और ना ही इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और यू कैन से जो रिलीजियस बिलीव्स पर बेस्ड स्टडी होती है उसे हम कहते हैं थियोलॉजी। अगेन थियोलॉजी पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते हो और ना ही इन सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। सो यहाँ पर यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जहां पर आप लैब्स या रियल लाइफ के फैक्ट्स पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस चीजों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो। सो हियर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक नॉलेज। ओके, फिर जहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो, उस चीजों को एनालाइज करते हो, जहां पर आपको न्यू इंफॉर्मेशन और आप कुछ न्यू नॉलेज गेन करते हो। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, a research instrument giving inconsistent results has
सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं. सो हियर इनकंसिस्टेंट मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आपका एक्चुअल वेट है 70, ओके, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है 60. देन आपने सेकेंड टाइम वेट किया, सो आपका आ रहा है 40. आपने थर्ड टाइम वेट किया तो आपका आ रहा है 50. सो आप देख रहे हो हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम नहीं मिल रहे हैं. ओके, आपने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वेट किया अपना, ओके, थ्री टाइम्स आपने वेट किया और तीनों भी टाइम आपका वेट अलग अलग आ रहा है. दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंस. और इनकंसिस्टेंस जब रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन ए, हाई रिलायबिलिटी. हाई रिलायबिलिटी मींस जहां पर आपको, आपने जितने भी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको सेम ही मेजरमेंट आएगा. सो आपने यहाँ पर मेजर किया, आपने 3 टाइम्स मेजर किया और तीनों भी टाइम आपका आया 55, 55 एंड 55 वेट. दैट मीन्स हियर ये मशीन जो है इट इज highly reliable. Okay, then we have option B, high validity. High validity means आपका actual weight 70 है और आपने वेट किया weighing machine पर, so आपका भी वेट आ रहा है 70. मीन्स यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट 70 था एंड आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो 70, मीन्स इक्वल वैल्यू आनी चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई वैलिडिटी. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हमें जब मिलते हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं. सो यस, जब इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं मीन्स अलग अलग हर टाइम रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, सो उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A research problem is primarily chosen depending upon. So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली किस फैक्टर्स पर चूज करते हैं. सो हियर ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. नो स्टूडेंट्स, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज उस रिसर्च में कितने मनी स्पेंड हो गए उस बेसिस पर हम रिसर्च प्रॉब्लम को चूज नहीं करते. यस, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए, बट ये मेन फैक्टर नहीं होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर प्राइमरीली वर्ड मीन्स मेन फैक्टर. ये मेन फैक्टर नहीं होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर. सो हियर अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर मीन्स कुछ टॉपिक्स पर पहले से ही स्टडी हो गई है जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है आर्टिकल्स, जर्नल्स और पेपर्स में. ओके, सो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करने के लिए जो पहले से ही स्टडी की गई है उन टॉपिक्स पर रिसर्च प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते. जैसे बिकॉज रिसर्च का मेन एम और यू कैन से गोल ही होता है कि कुछ न्यू प्रॉब्लम पर स्टडी करे और यू कैन से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज incorrect. Then here option A, it's relevance. So yes, it is the correct option. So here relevance means वो research problem कितनी important होनी चाहिए. Okay, important और you can say कितनी useful और कितनी beneficial होना चाहिए. जैसे for example COVID disease. Okay, COVID-19 वायरस और you can say COVID disease. So COVID disease हमारे लिए एक important problem थी, important topic था कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और उसका एप्लीकेशन देखना था बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल और ये सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल था. दैट्स व्हाई हियर हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली और प्राइमरीली चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेलिवेंस. सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक किस ऑप्शन में गिवन है ये फाइंड आउट करना है. So here option A, it can be replicated and doable. So yes, it is correct because जो भी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को दूसरे रिसर्चर रिपीट करते हैं ताकि उस रिसर्च से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू क्वेश्चन डेवलप हो सके. So yes, it is the characteristic of good research or this is known as replication. Okay. So replication, it is the one of the most important characteristic of research. That's why here option A is correct. Then option B, it generates new questions or is cyclical in nature. So students remember this is known as cyclicality. Okay, cyclicality means जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को एक साइकिल में परफॉर्म करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपको पता है हमारी रिसर्च एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और एक प्रॉब्लम पर एंड होती है। सो आप जब भी एक प्रॉब्लम पर रिसर्च परफॉर्म करते हो सो आपको उस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन मिलता है। सो आपका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, आपके सोल्यूशन से ही आपको एक न्यू प्रॉब्लम मिलता है और अब उस सोल्यूशन से ही आपको एक प्रॉब्लम मिलता है। सो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फिर से रिसर्च करते हो। दिस इज नोन एज साइक्लिकलिटी. So yes, again here option B is the characteristic of good research. Then here option C, it is systematic. Yes, here option C is also correct. आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मीन्स आपको रिसर्च में और अपनी रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और यू कैन से एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ना कि रैंडमली उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, ना कि जिगजैग मैनर में परफॉर्म करते हैं। आप कैसे भी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन सी इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. So here validity, as you know, it is the characteristic in research, or external validity, it is the type of validity. Okay, so here what is external validity? तो external validity क्या होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे रिसर्चर को एक लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्चर ने एक लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल पॉपुलेशन पर रिसर्च किया, ये देखने के लिए कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर या नहीं. ओके, सो रिसर्चर का ये रिजल्ट आया कि ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसर्चर ने एक स्मॉल पार्ट पर ही रिसर्च किया, नॉट के पूरी पॉपुलेशन पर. ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर का जो रिजल्ट आया है ये देखना है रिसर्चर को कि ये बाकी पॉपुलेशन पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, कि बाकी लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे सो उनका लंग के अफेक्ट कर रहा है या नहीं. ओके, सो अगर ये जो रिजल्ट है ये बाकी पॉपुलेशन पर भी रिसर्चर अप्लाई कर रहा है, सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे डील करता है, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से. ओके, सो हियर इन दिस क्वेश्चन external validity means extent of generalizability that results provide. So here option C is the right answer. Then we have option A, methods used in the study. No students, here option A is not the correct definition of external validity. Then option B, relation of research problem with researcher's personal life. Again, obviously option B is incorrect. So here option C is the right answer. Okay, next. Identify the features of the scientific method from the following list. So students, इस क्वेश्चन में हमें scientific method के characteristic find out करने हैं. So here option A, clearly defined variables and procedure. So remember student, this is known as systematics. Okay, means आपको अपनी research systematic way से perform करनी चाहिए. आपको जो भी आपके research में variables है आपको proper define करने चाहिए और आपको आपकी जो रिसर्च होती है आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन ए, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड. देन हियर बी, empirically tested hypothesis. This is known as empirical. Okay, so students, here empirical tested hypothesis means आपको आपकी रिसर्च आपके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी की कही सुनी बातों पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड. देन ऑप्शन सी, लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन्स. सो हियर लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज. ओके, मीन्स आपको आपकी कंक्लूजन्स, आप जब भी आपके कंक्लूजन्स फॉर्म करते हो तो आप आपकी लैंग्वेज कैसे जस्टिफाई करते हो, कैसे, मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. ओके, that's why here option C is incorrect. So here correct option is option D. Both A and B are the characteristics of the scientific method. Okay, next question. Identify the characteristics of a good research topic. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड रिसर्च टॉपिक के फीचर्स गिवन है. तो हियर ऑप्शन ए,
the topic is researchable. So yes, it is the characteristic of good research topic, जहाँ पर आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सके, ना कि आपका रिसर्च टॉपिक अनरिसर्चेबल होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गॉड के बारे में फाइंड आउट करना है या फिर आपको सोल के बारे में फाइंड आउट करना है, सो आप इन टॉपिक पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो, ना ही इन टॉपिक को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो, और ना ही इन टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आप रिसर्चेबल होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन ऑप्शन बी, द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग. So yes, again here option B is also the characteristic of good research topic, जहाँ पर आप जो भी रिसर्च अपनी रिसर्च में जो टॉपिक चूज करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. बिकॉज आपका जो रिसर्च होता है वो एक दिन 2 दिन का नहीं होता है, आपको 3 to 4 years आपको आपके रिसर्च में देना पड़ता है, आपके पीएचडी प्रोग्राम में देना पड़ता है. इसीलिए आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी, द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट. सो हियर सिग्निफिकेंट मीन्स बेनिफिशियल. ओके, मीन्स आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से फीचर ऑफ good research topic. So here option D is the right answer, because here all the 3 options are the feature of good research topic. Next question. A research finding is authentic if it's. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग को हम ट्रू कब कहेंगे. ओके, सो हियर ऑथेंटिक मीन्स ट्रू, और यू कैन से रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही कब होगी. सो लेट्स सी ऑप्शन ए, वैलिड. वैलिड, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. मीन्स आपको जो एक्चुअल में मेजर करना था कि आपकी रिसर्च उस चीज को एक्चुअल में मेजर कर पा रही है. सो अगर वो मेजर कर पा रही है दैट इज नोन एज वैलिड. सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज आपको आपकी रिसर्च में सम प्रोसीजर और यू कैन से सम स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च, ना कि रिसर्चर को आपकी प्रेफरेंस को आगे रखना चाहिए, रिसर्चर को उनकी प्रेफरेंस को, और रिसर्चर को यहाँ पर बायस भी नहीं होने चाहिए. ओके, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी, ओरिजिनल. सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग. सो आपकी रिसर्च, आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हो, रिसर्च की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करे. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी चीज न्यू होती है वो ओरिजिनल होती है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, all the above. Moving on to the next question. Dash validity assesses whether the test looks valid to the readers who read it. So students, here validity, it is the one of the characteristic in research. और वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा एक्सटर्नल वैलिडिटी, और यहाँ पर आपको गिवन है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी. सो दिस आर द टाइप्स इन वैलिडिटी. ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसके अपीयरेंस से ही और जिसको देखते ही आप गेस कर लेते हो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. सो उस वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक टेस्ट टीचर ने दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स गिवन है आपको. ओके, sin थीटा प्लस cos थीटा. सो यहाँ पर आप इस टेस्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये मैथ्स का टेस्ट है. ओके, तो जहां पर आप कोई मैटर को देखते ही आप गेस कर लेते हो ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी, जिसके आप अपीयरेंस से ही आप गेस कर लेते हो. वेयर एज व्हाट इज कंटेंट वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी मीन्स यहाँ पर आपको टीचर ने दिया है कि ये एल्जिब्रा का टेस्ट है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री. दैट मीन्स ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट के टर्म्स है. ओके, सो यहाँ पर टीचर ने आपको टेस्ट एल्जिब्रा का दिया है लेकिन कंटेंट तो ज्योमेट्री का है. दैट मीन्स यहाँ पर कंटेंट इनकरेक्ट है. सो जब कंटेंट इनकरेक्ट होगा दैट इज नोन एज कंटेंट वैलिडिटी. ओके, सो यस, आप ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसको आप देखते ही गेस करते हो, उसके अपीयरेंस से ही जानते हो कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, that is known as face validity. So here option A is the right answer. Next question.
Which of the following indicators best indicates the credibility of the published research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी रिसर्चर के पब्लिश्ड रिसर्च के क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाता है. So here credibility means trust. So let's look at option A, institutional affiliation of the author. So here affiliation means position. तो यहाँ पर रिसर्चर की पोजीशन से कि आप उस रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च को ट्रस्ट करते हो कि वो रिसर्चर कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है. नो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. Then here option C, date of publication. Again here option C is incorrect because आप किसी भी रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च की डेट ऑफ पब्लिकेशन से उस रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च ने कोई टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च किया और किसी की रिसेंट रिसर्च है. So that's why here date of publication is not matter, is not the factor in credibility. That's why here option C is incorrect. Then option D, number of references. So yes, number of references means किसी रिसर्च ने अपने रिसर्च में 20 रेफरेंसेस लिया है और किसी ने 40 रेफरेंसेस लिया है. सो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जिसने 40 रेफरेंसेस लिया है उसकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, जिसने 20 लिया है उनकी रिसर्च पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो. नो, नंबर ऑफ रेफरेंसेस इज नॉट द फैक्टर. अगेन हियर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. So here option B, whether a journal article is peer reviewed. So yes, it is the correct because आप जब भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो जर्नल्स आर्टिकल्स में, सो वो अननोन लोगों को सेंड किया जाता है और वो आपके रिसर्च टॉपिक और आपको कमेंट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि इफ योर रिसर्च इज ऑथेंटिक और नॉट, कि आपकी रिसर्च सही है या नहीं है. सो हियर option B is the right answer, whether a journal article is peer reviewed. So students, I hope the characteristic of research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow.